हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए लाइव मॉक टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट मैराथन मेगा लाइव टेस्ट 03 के नाम से। ठीक है जी। तो आपको पता है कि इनकी एक सीरीज़ चल रही है, जिस सीरीज़ का ये तीसरा टेस्ट है आज। इससे पहले 2 टेस्ट हो चुके हैं। रेगुलर ये टेस्ट अपलोड किए जा रहे हैं एनटीपीसी के लिए। ठीक है। तो कल और परसों इनका टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 हो चुका है। आज इनका टेस्ट नंबर 3 है। ठीक है जी। और फिर अगेन 6 जून को, यानी कि अब से 2 दिन बाद फिर इनका टेस्ट नंबर 4 होगा। ठीक है ना। तो कल जो हमने अटेम्प्ट किया था टेस्ट नंबर 2, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा था उसको देख लेते हैं एक बार। आपको दिखा देते हैं इसी में ही। अटेम्प्टेड में जो हमारा कल का था टेस्ट नंबर 2, इसका अगर एनालिसिस देखा जाए तो ये रहा प्रॉपर एनालिसिस इसका। जो हमने टेस्ट नंबर 02 दिया था, इसमें हमारी रैंक आपको दिख रही है। रैंक ये थी, स्कोर हमारा जो था वो ये रहा था। अटेम्प्ट हमने इतना किया था, एक्यूरेसी और परसेंटाइल सब चीज़ें आपको दिख रही हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस हमने गलत किए थे और जो क्वेश्चंस हमने स्किप किए थे, उन सभी के आंसर जो हैं वो इसी वीडियो, यानी कि जो इस टेस्ट नंबर 02 के सॉल्यूशन वाली वीडियो है ना, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए मैंने। जो गलत क्वेश्चन थे उनके सही आंसर्स, और जो स्किप किए थे उनके सही आंसर्स। ठीक है। तो आप वहाँ से वीडियो के कमेंट बॉक्स में देख सकते हो उन क्वेश्चंस के आंसर जो हमने गलत किए हैं, स्किप किए हैं। ठीक है जी। तो चलिए फिर आज हम कौन सा मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, इनकी सीरीज़ का टेस्ट नंबर 03। ठीक है जी। तो कहाँ गया भाई। तो ये रहा। ठीक है जी। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट मैराथन मेगा लाइव टेस्ट का टेस्ट नंबर 0T। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे स्मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुँचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट्स आंसर तक पहुँचेंगे। और इसी तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट बिना किसी देरी के। स्टार्ट नाउ। चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता भी होगा, कि जैसे ही मेरा ये नकली वाला मार्कर आएगा तो यहाँ पे ये टाइम आपको रुका हुआ दिखेगा। ये टाइम रुका हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये मार्कर जो है वो स्क्रीन पॉज होने के बाद चलता है। ठीक है ना। जैसे मार्कर आता है ये स्क्रीन पॉज हो जाती है, इसके बाद ये मार्कर काम करता है, इस वजह से ये टाइम आपको रुका हुआ दिखेगा। टाइम रुका हुआ नहीं है, बैक एंड में टाइम चल रहा है, स्क्रीन पॉज हो चुकी है इसलिए ये रुका हुआ दिख रहा है। जैसे ही मैं मार्कर हटाता हूँ टाइम कंटिन्यू होता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है जी। तो इस बात को आप कृपया करके दूसरे तरीके से ना लें। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। हम हिंदी में देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने 47 BLT T-72 टैंकों के लिए कितने मूल्य के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। प्योर करंट अफेयर का क्वेश्चन। एज यू नो कि भाई करंट अफेयर अभी नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, तो स्किप करेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में पॉज करके पढ़ लीजिए। 2024 में विज्ञान रत्न श्रेणी में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसको दिया गया था। तो अगेन भाई ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब देखो, इससे पैनिक नहीं होना कि शुरू के 2-3 क्वेश्चन ऐसे निकल जाएं जो कि आपको आते ही नहीं है। है ना। हो सकता है केवल वही शुरू के 2-3 क्वेश्चन हो जो नहीं आते आपको, है ना। बाकी आगे के सारे आते हो, तो वो पैनिक नहीं करना आपको, है ना। हो सकता है 4-5 क्वेश्चन शुरू के ना आए, तो पैनिक ना करते हुए चलना है। ठीक है ना। चलिए। तो भाई ये है x साइन 45 बराबर y कॉस 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है। तो x इंटू साइन 45 कितना होता है। साइन 45 होता है आपका 1/√2। ठीक है। इज इक्वल टू वाई इंटू कॉस 60 कितना होता है आपका। कॉस 60 होता है आपका 1/√2, सॉरी 1/2। तो अगर मैं इस y को इधर ले आऊँ, अपॉन में y आ जाएगा और ये √2 इधर चला जाएगा इनटू में। ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई √2, और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आपको क्या करना है, x की पावर 6। तो अगर x की पावर 6 करनी है तो
रूट 2 की पावर 6 करनी पड़ेगी आपको, है ना। और आपको पता है अगर मैं रूट 2 की पावर 2 कर देता हूँ, अगर मैं रूट 2 की पावर 2 कर दूँ तो ये 2 बचेगा, और इसकी पावर 3 कर दूँ तो ये रूट 2 की पावर 6 ही तो हुई। इस 6 को मैंने ब्रेक कर दिया, पहले पावर 2 कर दी फिर 3 कर दी, है ना। 3 दूनी 6 हो जाएगा, बट ये 2 से रूट कट जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ पे, और 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। ठीक है। हम्म, और क्या बोला है इसने, एक्स की पावर 6 अपॉन में वाई की पावर 6, तो वाई कितना है, वाई कहाँ पे है, यहाँ पे वाई है, ये 2 है वाई। तो 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 होता है, इंटू 8, 8 अट्टे 64। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 अट्टे 64, 1/8, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको फिगर में। तो देखो एकदम सिमिलर फिगर्स, ये तो देखो इसका ये मिरर इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो अगर आप चेक करें पहला वाला देखो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये फिल हो रखा है, पूरा भरा हुआ है, और ये खाली है ना। तो ये नहीं हो सकता। सेकंड वाला, इसमें ये एक्स्ट्रा लाइन दे रखी है एक, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड वाला अगेन फिल्ड है, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है, तो RCF रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, अपनी कपूरथला में है। यहाँ पे कुछ लोग काम भी करते हैं, ग्रुप डी वगैरह के अभी जो हुए थे सिलेक्शन 21-22 पे, तो आपको पता होना चाहिए। और एक रेलवे की जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो चेन्नई में है, वो भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। एक विक्रेता एक शर्ट के मूल्य पर 25% छूट की घोषणा करता है। यदि एक व्यक्ति कुल इतने रुपए की छूट चाहता है और प्रत्येक शर्ट का मूल्य इतने हैं, तो व्यक्ति को कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए। एक शर्ट पर 25% की छूट मिलेगी, और व्यक्ति चाहता है कि भाई इतने रुपए की छूट मिले उसको, टोटल कुल मिला के। ठीक है, और एक शर्ट का मूल्य है 250 रुपये। तो मैं देखूं कि अगर एक शर्ट पे मुझे छूट मिलेगी तो कितनी मिलेगी, 250 रुपये पे 25%, तो 25% का मतलब होता है 1/4, इतनी छूट मिलेगी। ठीक है, और इसको काट ही दिया जाए तो 4 6 24, 4 दूनी 8, और 2 बचा 4 पंजे 20, तो एक शर्ट पे मुझे टोटल 62.5 रुपये की छूट मिलेगी, और मुझे टोटल छूट चाहिए कितनी, डिस्काउंट चाहिए कितना, 875 का। तो अगर एक पे इतना मिल रहा है तो 875 टोटल कितने पे मिलेगा, तो डिवाइड कर देता हूँ। या फिर आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि एक पे मिल रहा है 62.5, और इंटू एक्स पे मिलेगा टोटल कितना, 875, है ना। तो यानी कि कितनी शर्ट पे टोटल ये मिलेगा, तो अगेन आके इसको डिवाइड में आना पड़ेगा इधर। ठीक है, ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे, ये पॉइंट हट गया। ठीक है, अब इसको काटिए। तो कैसे काटेंगे, 5 से काट देते हैं, या 25 से काट देते हैं। 625 स्क्वायर है इसका। ठीक है, 25 × 75, 12 25 पंजे 125, ये गया इधर, तो 25 से कम 25, 10 बचा 25 चौका 100। तो 14 वो शर्ट्स होंगी जो कुल मिला के 875 रुपये की छूट यानी कि डिस्काउंट इसको प्रदान कराएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी झोपड़ियां घर हैं, तो सारी जो झोपड़ियां हैं वो क्या हैं, घर के अंदर आएंगी। कोई विला घर नहीं है, तो ये जो घर है इसका संबंध विला से नहीं है। ठीक है, कुछ इमारत विला है, तो इन विला में से कुछ क्या है, इमारत है, कुछ इमारत विला है। ठीक है, क्या कंक्लूजन हो सकता है, कुछ इमारत झोपड़ियां हैं, तो इमारत और झोपड़ी का डायरेक्ट कनेक्शन दिया हुआ है क्या, नहीं। कुछ घर इमारत है, तो घर और इमारत का डायरेक्ट कनेक्शन दिया हुआ है क्या, नहीं। दोनों गलत हैं। कोई झोपड़ी विला नहीं है, तो झोपड़ी विला नहीं है, ये सही बात है, क्योंकि कोई भी जब घर विला नहीं है, तो जब घर विला नहीं है तो झोपड़ी भी विला नहीं होगी ना, क्योंकि झोपड़ी घर के अंदर ही आती है ना। तो जो चीज़ घर नहीं है, सॉरी जो घर विला नहीं है एक भी, तो घर के अंदर आने वाली कोई भी चीज़ विला नहीं होगी ना। तो ये थर्ड वाला कंक्लूजन ठीक होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पौधों में मादा प्रजनन अंग के भागों का सही क्रम कौन सा है। ये पहले भी मॉक में आ चुका है, बस इतना याद रखना है कि जो सबसे पहले आता है वो वर्तिकाग्र आता है, बाद में पुष्पासन आता है, पुष्पासन आता है। ठीक है, तो वर्तिकाग्र से शुरू होकर वर्तिका, अंडाशय और पुष्पासन। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए जल्दी से।
क्या दिया है भाई इसने? ये दिया है ये और ये पूछा है। तो अगर मैं इसको देखूं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है क्या? 4x का स्क्वायर दिया है ये, और ये वाई का स्क्वायर दिया है। तो अगर मैं इसको 4x प्लस वाई का स्क्वायर लिखता हूँ, है ना, तो ये ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी होता है। तो 2 इंटू ए कितना है? 4x इंटू बी कितना है? वाई, है ना। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है बस। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ कि ए प्लस बी का स्क्वायर, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा मुझे ये, क्योंकि ए प्लस बी के पास एक्स्ट्रा ये है ना। मोदी जी की बात सुनिए ना आपने, एक्स्ट्रा 2 ए बी आता है ना इसमें। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 ए बी है, इसमें माइनस करूंगा तभी आएगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स्ट्रा 2 ए बी माइनस करेंगे तो 2 इंटू 4x वाई, तो यानी कि 8x वाई। तो 8x वाई का मतलब कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 88, है ना। 4 दूनी 8x वाई, तो ये हो गया 88। ठीक है, बराबर कितना हो गया? 11। तो ये इधर चला जाएगा, तो इसमें प्लस हो जाएगा 88। बट ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो हमने क्या गलती की? एक सेकेंड, ये 48 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 48 है। तो इसमें 8 8 16, 8 4 12 और 1 13, 136, अभी भी ये स्क्वायर नहीं है। 4 दूनी 8 XY, तो 11, XY की वैल्यू 11 है, तो 11 8 88। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर, क्या गलती हो गई इसमें भाई? एक सेकंड, दोबारा से देखते हैं इसको, क्या है इसमें। 4x का स्क्वायर है ये, 4 चौक 16, प्लस ये y का स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में चेंज करता हूँ, ये इसका स्क्वायर लिखता हूँ, तो इसमें एक्स्ट्रा 2 a भी जो होगा उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x y, तो इधर जाएगा तो अगेन 8x y प्लस का हो जाएगा। तो कोई नहीं ना, रूट में दे रखे हैं ना ऑप्शंस, तो मैं क्यों भटक रहा हूँ। A 48 दे रखा है, तो ये 2x y कितना 88 हो जाएगा, तो ये 88 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो a प्लस बी का स्क्वायर कितना बचेगा? 8 8 16, 8 4 12 और 1 13। कोई दिक्कत नहीं है, रूट में ऑप्शंस है ना। तो ये a प्लस बी का स्क्वायर बराबर आ गया 136, है ना। और a प्लस बी क्या आ जाएगा? रूट हटा दूँ यहाँ से, ये स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लगा दूंगा, तो a प्लस बी आ गया मेरे पास रूट का 136। ठीक है, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब पूछा है, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब क्या होता है भाई? ये होता है आपका ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू ab कितना हो जाएगा? 3 इंटू ab कितना हो जाएगा? ए कितना है भाई? 4x इंटू वाई, और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, तो 4x प्लस वाई। ठीक है, तो ए की क्यूब, यार मुझे इसमें कुछ गलती लग रही है, इसको बाद में देखते हैं ना, आगे देखेंगे लास्ट में जब टाइम बचता है ना। लेकिन देखेंगे ज़रूर, ठीक है, चाहे टाइम ना बचे तब भी एंड में इसको देखेंगे। अभी टाइम खराब होता चला रहा है, कहीं कुछ गलती हो रही होगी आई थिंक। इसका देखें डिफरेंस कितना है। तो 3 में से 2 गया 1, 14 में से 8 गया, 14 में से 6 गया 8, और इसका डिफरेंस कितना है? ये माइनस हो रहा है इधर, इसमें कितना डिफरेंस? 12 में से 8 गया 4, और 5। ठीक है, यहाँ -54 हो गया। अगेन अब यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है? माइनस का 16 हो रहा है। तो क्या लॉजिक है? 81 54, 81 माइनस क्यों हो रहा है? 54 माइनस क्यों हो रहा है? अच्छा, ये 162 का आधा है 81, और ये 108 का आधा है 54, और ये 32 का आधा है 16, यानी कि अगले वाले से आधा माइनस हो रहा है।
समझ पा रहे हो बात को? तो यानी कि 243 में अगले का आधा माइनस हुआ। ठीक है, 108 में से भी अब अगले का माइनस होगा, अगले का आधा माइनस होगा। तो एक सेकेंड, इसमें से हम्म, इसका आधा माइनस किया है तभी आया है। तो मैं ऑप्शंस पुट कर करके देख लेता हूँ। अगर यहाँ पे 76 रखूंगा तो 108 में से 76 का आधा माइनस करने पे ही आएगा क्या? 108 माइनस 76 का आधा कितना होता है? दो तिया 6, दो अट्ठे 16, तो 0। 70 आएगा नहीं, 76 आना चाहिए ना। तो 72 यहाँ पे रखता हूँ, तो 72 अगर यहाँ पे है तो 108 में से अगर मैं 72 यानी कि 36 माइनस करता हूँ 72 का आधा, तो ये 72 आता है, बिल्कुल सही। तो आपने एक चीज़, मैं जो समझाना चाहता था, आज अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ पे -81 हुआ और यहाँ से यहाँ पे 54 माइनस हुआ। ठीक है, तो ये जो इसमें से 81 घटा है तब ये 162 आया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि 162 का आधा है ये, तो इसमें से इसका आधा घटाने पे ही आया है। तो 108 में से इसका जो अगली संख्या है ना, ये 162 में से मैंने 54 घटाया है तब 108 आया है, मतलब 108 का आधा घटाया है। तो मैंने कहा 108 में से मैं क्या घटाऊंगा, यहाँ पे जो संख्या आएगी ना उसका आधा घटाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे संख्या पुट करके देख लिया ऑप्शंस में से, तो 72 जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो डैश नदी के दक्षिण में स्थित है। दक्कन का पठार नीचे किसके, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इंग्लिश में पॉज कर लो। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने जाएंगे? तो हुमायूं का जो पुस्तकालय है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसी पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने पर इसकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक है। अरविंद बच्चे की पानी की बोतलों का व्यापार करता है। उसने इसे 6% हानि पर, हानि के बाद इतने रुपए में बेचा। इसे इतने रुपए में बेचा जाता है, बेचा गया हो तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो भाई इतने रुपए में बेचा तो 6% की हानि हुई, यानी कि ये जो 1128 रुपये हैं ये 6% की हानि के बाद है। तो कोई भी चीज़ का 100% होता रेट, 6% की हानि हो गई तो कितना परसेंट बचा? ये 94% की वैल्यू दे रखी है आपको, है ना। 6% की हानि के बाद 94% बचा, तो 94% की वैल्यू दे रखी है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो काटिए, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 छीक 12, 2 चौक 8। ठीक है, तो ये पूरा कटना चाहिए। तो 4, 13 चौके 52, 14 चौका 56, तो 14, 13, 10, 12 छीक 72, 12 सत्ते 84, 12 चौक 48, 50 और 56, यानी कि 12 12 में पूरा कट जाएगा। तो 1200 रुपये जो है वो इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब मैंने 1320 में बेचा, तो कितने रुपए का फायदा हुआ मेरे को? 120 रुपये का। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, उसके बाद पता चल गया मेरे को प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पॉज कर लो। 2 जनवरी 2008 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अगेन मैं बार बार आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे आप सेम डे नेक्स्ट ईयर जाओगे तो +1 हो जाता है। ठीक है, 2 जनवरी 2008 से 2 जनवरी 2009 पे जाओगे तो +1 हो जाएगा, बट जब लीप ईयर हो तो फरवरी 29 की होती है तो +2 हो जाता है। तो 2008 से 2009 में आएंगे हम, तो यहाँ पे बीच में एक फरवरी पड़ेगी, तो फरवरी 29 की है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा 9 में। अब 9 से 10 पे आएंगे तो +1 हो जाएगा। 10 से 11 पे आएंगे अगेन +1 हो जाएगा। 11 से 12 पे आएंगे अगेन +1 हो जाएगा। तो 2 जनवरी 2012 तक इतना प्लस हो जाएगा, बट हमें तो 1 जनवरी जाना है, तो 2 से 1 माइनस भी करना पड़ेगा, 1 जनवरी पे पहुंच जाएंगे। तो +1 से -1 खत्म, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 दिन प्लस करने पड़ेंगे आपको बुधवार में। तो बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, तो रविवार होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। काई लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पतियों में पाई जाती हैं? टुंड्रा प्रकार की जो वनस्पतियां हैं ना, यहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ लाइकेन और काई ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, और ठंडे प्रदेश होते हैं ये वाले। चलिए, क्या बोले इन्होंने? 2019 में उत्पाद सी की 2100 इकाइयाँ बेची गईं और 2020 में कंपनी द्वारा बेची गई इकाइयों की कुल संख्या 2019 की तुलना में 28% अधिक थी। तो 2020 में कंपनी द्वारा कितनी इकाइयाँ बेची गईं?
2019 में कंपनी के उत्पादों की बिक्री दे रखी है भाई ये, ठीक है। तो इन्होंने बोला है 2019 में सी की 2100 इकाइयाँ बेची गई हैं। तो सी की बिक्री कितनी हुई? 120 डिग्री, 120 डिग्री, 360 में से 120 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2100, ठीक है। यानी कि एक 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 और तीन, ठीक है, 12 का 12, 12 3 36। तो 1/3, इसके 1/3 की वैल्यू 2100 दे रखी है। तो तीन में से एक पार्ट की 2100, तो इस पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 या 6300 हो जाएगी, ठीक है। तो इस पूरी की वैल्यू 6300 है। अब बोला क्या है इसने कि 2020 में कंपनी के द्वारा बेची गई इकाइयों की कुल संख्या 19 की तुलना में 28% अधिक थी। तो 19 की तुलना में 28% अधिक है, तो 20 की इकाइयाँ निकालनी, कितनी इकाइयाँ बेची गई? तो भाई देख लेते हैं, 6300, ये है 2019 का। अगली साल इससे 28% ज़्यादा बेची जाएगी, यानी अगली साल इसका 128% बेची जाएगी। तो इसका 128% निकालना है ना। 28%, 28% इससे ज़्यादा ना, तो 128%, तो जीरो से दो जीरो खत्म। अब अगर हम इसको यूनिट डिजिट से देखें तो देखो, 8 या 24, तो एंड में 4 आएगा, एक ही ऑप्शन में 4 है, खत्म काम। पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम संबंधित है। तो ऑड वन आउट छांटना है इसमें आपको। विस्तृत मतलब बड़ा, बड़ा मतलब भी बड़ा, उच्चतम मतलब सबसे ऊपर, विशाल मतलब भी बहुत बड़ा। तो ये तीन शब्द तो एक जैसे हैं, विस्तृत, बड़ा और विशाल। उच्चतम मतलब है सबसे ऊपर, तो ये अलग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अप्रैल 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अगेन ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, बट ये पहले मॉक में आ चुका है। तब हमने इसका देखा था आंसर, तो इसका आंसर था अमिताभ बच्चन जी, ठीक है। ये पहले मॉक में ऑलरेडी आ चुका है, और मॉक के क्वेश्चंस तो चाहे वो कैसे भी हो आपको छोड़ने नहीं है, ठीक है। चाहे वो करंट अफेयर के हैं, चाहे कैसे भी हैं, आपको मॉक के क्वेश्चंस तो अगली बार अगर मॉक में आ रहा है ना वो सेम क्वेश्चन, तो आप भूलने नहीं चाहिए हो, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, अच्छे से प्रॉपर एनालिसिस करना होता है मॉक का, ठीक है। AP बराबर 3 है, BA बराबर 5 है, CP बराबर 2 है, तो CD बताना है। अगेन इस तरह के जो जो डायग्राम्स होते हैं मैंने आपको बताया है, इसमें आपको करना क्या होता है, घर वाले की, अंदर वाले की पूछ नहीं है, बस बाहर वालों की पूछ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, PA इंटू कंप्लीट क्या है, PB, ठीक है। ये बाहर वाला और पूरा बराबर होता है PC इंटू में PD, ठीक है। तो PA कितना दे रखा है आपको? 3 दे रखा है, इंटू PB कितना है? पूरा 8 है, बराबर PC कितना है? 2, और PD कितना है पता नहीं, तो ये 2 इधर आ जाएगा। तो 2 चौक 8, 3 चौक 12। तो PD इस पूरे की वैल्यू आ गई 12, और पूछा गया CD की वैल्यू। तो 12 में से ये 2 गया, तो ये कितना बचा? 10। तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्या बोला इसने, एक दौड़ में भाग लेने वाले कुछ व्यक्तियों में से संदीप शीर्ष से 17वें स्थान पे है। तो यहाँ से वो 17th स्थान पे है, और नीचे से 15वें स्थान पे है, और यहाँ से इसका स्थान जो है ये 15वां है। तो दौड़ में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया? देखो, नीचे से ये 15th है, ऊपर से ये 17th है, तो इसके ऊपर 16 बच्चे और होंगे ना। ये 17th है ऊपर से, तो 17वें नंबर पे आ रहे हैं, यानी इसके ऊपर 16 बच्चे और हैं, और नीचे से 15वें पे है। तो टोटल कितने बच्चे हो गए? 15 दूनी 30 और 1 31। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेना दिवस पर कौन सा संस्करण उस समय मनाया गया जब रक्षाध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने शुभकामनाएं दी? अगेन ये अभी किसी मॉक में आया था पीछे, रिसेंट के किसी मॉक में आया था। प्योर करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कुछ नहीं पता था इसका। बट इसका सही आंसर आई थिंक 77th था, है ना, क्योंकि उस मॉक में ऑलरेडी आ गया, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। दिए गए वर्षों में जैविक उर्वरकों के औसत उत्पादन से अधिक था? कितने वर्षों में जैविक उर्वरकों का उत्पादन दिए गए वर्षों में जैविक उर्वरकों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो इन सब के एवरेज से कितने वर्षों में ज़्यादा है? तो एक बार चेक कर लेते हैं कितना है, प्लस कर लेते हैं इसको, सिंपल ही तरीके से कर लेते हैं। सिंपल क्या, फिर ऐसे ही करो। 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110। ये 110 हो गया, 80, 90, 100, 110, 150 हो गया, 210 हो गया, 280 हो गया, और 280,
और 280, और ये कितना है 75, 80, 8 4 12, तो ये हो गया 0 400। ठीक है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं टोटल। ठीक है, तो एवरेज हो गया 8 5 40 50। तो ये बोल रहा है कि सभी में जो एवरेज है कितने वर्षों में एवरेज से उर्वरक का उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक था। तो एवरेज 50 है, तो 50 से अधिक कितने वर्षों में ये देखना है आपको। तो 1 2 3 और 4, 4 वर्षों में एवरेज से अधिक उत्पादन है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक श्रेष्ठ टेलीविजन कंपनी अपने नए एलईडी टीवी के लॉन्च पर 50% तक की छूट की घोषणा करती है। तो इससे क्या धारणा बनाई जा सकती है, एलईडी टीवी की बिक्री बढ़ सकती है। बिल्कुल उसको पता है बढ़ सकती है, इसलिए तो उसने घोषणा की है, बिल्कुल बढ़ सकती है। कंपनी एलईडी टीवी का शीर्ष विक्रेता बन जाएगी, ये तो जरूरी थोड़ी है इससे, तो पहला सही होना चाहिए, गलत है दूसरा वाला। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने ठाणे और बोरीवली के बीच यात्रा का समय घटाकर 12 मिनट करने के लिए ₹100 की लागत वाली ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना का उद्घाटन किया है। ये शायद मॉक में आया हुआ होगा, बट मेरे को याद नहीं आ पा रहा ये क्या था एग्जैक्टली। चलिए, 600 600 छात्रों की एक कक्षा में 55% छात्र भूगोल में उत्तीर्ण हुए, 65% छात्र अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए, 30% इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। दो विषयों में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो भाई ऐसे बना लो आप दो गोले। ठीक है, कुछ तो हैं जो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो 30% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो बीच वाले की वैल्यू 30 हो गई। अब इसको मान लो आप इकोनॉमिक्स और इसको मान लो आप ज्योग्राफी भूगोल। ठीक है, तो भूगोल में 55% छात्र पास हुए हैं टोटल, तो 30 तो ये हो गए, और 55 है तो टोटल 25 खाली ज्योग्राफी में पास हुए होंगे। 30 तो ऐसे है ना जो इकोनॉमिक्स में भी पास हुए हैं, और टोटल 55% पास हुए हैं ज्योग्राफी में, तो 30 ऐसे हो गए, 25 ऐसे बचे केवल जो खाली ज्योग्राफी में पास है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में 65% छात्र जो हैं वो पास हुए हैं, तो 30 तो ऐसे हैं जो ज्योग्राफी में भी पास हुए हैं। तो खाली इकोनॉमिक्स में पास कितने हुए होंगे, 65 में से 30 हटा दें तो कितने बचे 35। तो 35 ऐसे हैं जो केवल इकोनॉमिक्स में पास हुए हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, 30 40 50 60 6 और 3 90% लोग तो इसमें आ गए। तो बचे हुए जो 10% लोग हैं वो दोनों ही में फेल हो गए होंगे, क्योंकि ना तो वो इसमें आ रहे ना इसमें आ रहे, तो दोनों में फेल हो गए होंगे 10% लोग। तो 10% तो नहीं है इसमें। अच्छा, टोटल जो छात्र हैं वो 600 हैं, तो 600 का 10% 60। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट छांटना है आपको, तो अगेन सबसे पहले आपको लास्ट पेयर को चेक करना है। ठीक है, सबका। तो CD+1, YZ+1, LM GH सब में +1 दे रखा है। अब शुरुआत वाले पेयर को चेक करो। ठीक है, BTDE तो -3 दे रखा है, XWX यहाँ से +1, LMN तो अगेन यहाँ पे देखो +1 दे रखा है, बाकी इसमें -3 दे रखा है, इसमें -3 दे रखा है। FGHI तो इसमें भी -3 दे रखा है, तो सेकंड वाला जो है वो ऑड वन आउट हो गया, है ना। सब में -3 है पहले पेयर में, इसमें केवल +1 है। किसने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया और यहाँ एक छोटा किला बनाया। तो भाई पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया था, आ, किसने बनाया, उदयन ने बनाया था। हाँ उदयन ने बनाया था, क्योंकि ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 3% और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% है, तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी। तो ये सक्सेसिव पूछ रहा है एक तरीके से, पहले वर्ष 3% बढ़ता है, दूसरे वर्ष 8% बढ़ता है, तो 2 वर्ष में ओवरऑल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो आपको सक्सेसिव लगा देना, x+y+x/y/100, इसको कहते हैं 2 साल का इंक्रीमेंट। ठीक है, CI पे आप इसको लगा सकते हो। ठीक है ना, तो भाई टोटल कितना परसेंट बढ़ेगा, तो x3 + 8 + 8 × 24 / 100, तो ये कितना हो गया, 8 और 3 11 प्लस 0.24 तो 11.24। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे ही आपको बताना है। NO+1, OPQ+2,
QRST +3T UVWX +4XYZABC +5। अब +6 करेंगे तो 3 में 6 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 9 का मतलब आई होता है। डैश पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो पृथ्वी की कोर होती है, कोर जिम्मेदार होती है। और कोर भी बाहरी कोर जो होती है, ठीक है, जो तरल रूप में उपस्थित होती है। आंतरिक कोर जो होती है वो ठोस होती है। बाहरी कोर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होती है। पहले भी पूछा जा चुका है और ज्योग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा। क्या बोला इसने कि 52 ताश के कार्डों के एक पैकेट में से सभी चिड़ी के कार्ड हटा दिए, ठीक है। शेष कार्डों में यादृच्छिक रूप से एक कार्ड निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाला गया कार्ड एक फेस कार्ड है। फेस कार्ड आपको पता है ना, किंग, क्वीन, ये जोकर, ये तीनों फेस कार्ड होते हैं और चार चार होते हैं, ठीक है। चार चार होते हैं सभी में। टोटल 12 होते हैं, है ना। इसने बोला चिड़ी के कार्ड निकाल दिए, तो भाई टोटल 52 में से 4 प्रकार के कार्ड होते हैं। 13 13 है ना सभी। तो 13 कार्ड निकाल दिए तो 13 चौका 52, 13 तिया 39 कार्ड बचे टोटल, ठीक है। इसके साथ साथ 13 कार्ड के साथ साथ 4 तो फेस चले गए हमारे पास से, ठीक है ना। 4 फेस चले गए। तो बोला इसने कि भाई फेस कार्ड कितने बचेंगे। तो 9 में से 4 गए, सॉरी 9 में से 4 गए कह रहा हूँ। 12 में से 4 गए तो कितने बचे, 8 बचे। और 8/39 सही नहीं। एक सेकंड, मैंने गलत लिख दिया, शिट। ये तीन तीन सभी में पाए जाते हैं यार, शिट। किंग, क्वीन और जोकर ऐसे करके मिलते हैं। ये तीन तीन कार्ड कितने में, ये तीनों, ये तीन तीन कार्ड मतलब चारों में मिलते हैं तीन तीन, ठीक है। तीन 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 4 प्रकार के कार्ड होते हैं ना। चारों 4 प्रकार के होते हैं ना। चिड़ी होती है, पान का पत्ता होता है, लाल और काले होते हैं। तो तीन तीन सभी में मिलते हैं, ठीक है। तो एक जब गया, एक प्रकार के कार्ड सारे चले गए तो उसके साथ 3 चले गए, ठीक है। तो बाकी के टोटल कितने फेस कार्ड बचे, 9 कार्ड फेस बचे बस। और टोटल कार्ड कितने बचे थे, 39 बचे थे। तो जब हम निकालेंगे फेस कार्ड तो टोटल 9 फेस कार्ड है और वैसे टोटल कार्ड है 39। तो ये प्रायिकता आ जाएगी 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3/13। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। समझ पाए, ये 3 कार्ड होते हैं चारों में। मैंने उल्टा लिख दिया था, ये 3 कार्ड चारों में मिलते हैं आपको, ठीक है ना। तो एक प्रकार के कार्ड सभी चले गए तो इसके साथ 3 ये भी चले गए फेस कार्ड, तो बाकी के फेस कार्ड बचे 9, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किला इमारत से संबंधित है तो सेडान किससे संबंधित है। ये ऑलरेडी PYQ का क्वेश्चन है। ये पहले भी किसी मॉक में भी आया था, तब हमने गलत किया था या स्किप किया था इसको। तो सेडान जो है ना, ये एक कार का प्रकार है। एक प्रकार के कार को सेडान कहते हैं। पहले आ चुका है ये ऑलरेडी क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलेन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। देखो सवाल को आसान बना दिया, उन्होंने कहा कि 1358 98 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया। तो किस राजवंश के शासनकाल में किया। वैसे तो आपको पता होना चाहिए तैमूर किस वंश किस समय में आए थे, बट 1398 में कौन आया था और 1398 में कौन शासन कर रहा था। हम्म गुड़ खा तसले में से याद है, गुलाम खिलजी, तुगलक। तुगलक जो थे वो 1320 से लेके आई थिंक 1414 तक थे। तो इनके शासनकाल में आया होगा ये 1398 ईस्वी, ठीक है। तुगलक, सॉरी। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ए अपने घर से कार्यालय तक 5 की स्पीड से पैदल चलता है, 30 मिनट विलंब से पहुंचता है। हालांकि यदि वह इतने ही गति से चलता है तो वो केवल 5 मिनट विलंब से पहुंचता है। तो उसके कार्यालय के बीच की दूरी बतानी है। देखो पहले वो 5 की स्पीड से जाता है, बाद में वो 6 की स्पीड से जाता है। जब सेम डिस्टेंस होता है तो स्पीड का रेशियो का उल्टा होता है टाइम का रेशियो, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो अगर 5-6 है तो टाइम का रेशियो 6-5 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अगर उसको 6 यूनिट टाइम लग रहा था तो अब 5 यूनिट टाइम लग रहा है। तो अब कितना यूनिट टाइम कम लग रहा है उसको, 1 यूनिट कम टाइम लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो बोल रहा है कि अपने घर पहले उसको 30 मिनट लेट हो जाता था, अब वो 5 मिनट लेट पहुंचता है बस। तो इसने 25 मिनट कवर कर लिए, तो 1 यूनिट कवर किया मतलब 25 मिनट कवर कर लिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो अब 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 150। 25 × 150। जब वो 5 की स्पीड से जाता है तो 150 मिनट में पहुंच जाता है ना। तो आप निकालें तो भाई 5 किलोमीटर वो 60 मिनट में चलता है ना। तो 1 मिनट में 5/60,
5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है ना, यानी कि 5 किलोमीटर वो 60 मिनट में चलता है, तो 1 मिनट में 5/60 चलता है। मुझे 150 मिनट में इसको चलवाना है, तो 0 से 0 खत्म। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25/2 हो जाता है 12.5। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है ये बताना है आपको। 14 दूनी 28, 28 + 3। अगेन ये बार बार वही सेम लॉजिक दे रहे हैं, × 2 + 3। अब × 4 होगा, फिर +5 होगा। ठीक है, तो × 4 करेंगे तो 4 × 4 4×3 12, और इसमें +5 करेंगे तो 129, तो 124 ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य राज्य पहले दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले कौन, केरल में पड़ती है बारिश, सबसे पहले मानसून जो है वो केरल में प्रवेश करता है ना, भारत के मुख्य भूभाग में। बट सबसे पहले जो मानसून है वो अंडमान निकोबार में आता है, ठीक है, बट वो मुख्य भूभाग से दूर है, तो ये याद रखना है आपको, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो वही कौन सा है बंदरगाह, कलकत्ता का बंदरगाह, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, वो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाएगा। लॉजिकली भी आप सोच सकते हो, जब वो सबसे ईस्ट में है, तो वही होगा ना। वत्सल सौरभ से 55% अधिक कुशल है। तो वत्सल जो है वो सौरभ से 55% अधिक, तो यानी सौरभ अगर 100 यूनिट काम करता है तो वत्सल 155 यूनिट काम कर लेता है ना, 55% अधिक कुशल है। सौरभ को कार्य पूरा करने में वत्सल से 33 दिन अधिक समय लगता है। सौरभ को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो भाई पहले इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। आपको पता है एफिशिएंसी का उल्टा जो होता है वो इनके टाइम का रेशियो होता है। तो 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 0। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 31:20 है, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 20:31। ठीक है, अगर वत्सल 20 दिन में काम करेगा तो सौरभ 31 दिन लेगा। बट इसने बोला है कि सौरभ को कार्य पूरा करने में वत्सल से 33 दिन अधिक लगते हैं। तो वत्सल से इसमें कितने दिन अधिक लग रहे हैं, 11 दिन अधिक लग रहे हैं, बट एक्चुअल में तो 33 दिन अधिक लगने चाहिए। तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो उससे 3 गुना है। तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। 31 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 93। तो ये इतने इतने दिनों में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। पूछा क्या, सौरभ। तो सौरभ कितने दिन में करेगा, 93 दिन में। समझ पाए ना बात को। जब हमने रेशियो निकाला तो उसके हिसाब से तो ये 11 दिन ज़्यादा ले रहा है, बट एक्चुअल में 33 दिन ज़्यादा लेता है, तो × 3 करना पड़ेगा सभी वैल्यूज़ में, तब सेटिस्फाई होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाउड स्पीकर आवाज़ बढ़ाना, चाकू काटना, दूरदर्शी तारे, सूक्ष्मदर्शी आवर्धन। तो ऑड वन आउट छाटना है, तो लाउड स्पीकर आवाज़ बढ़ाते हैं, लाउड स्पीकर से ठीक है, चाकू से काटते हैं, दूरदर्शी से तारे, सूक्ष्मदर्शी से आवर्धन होता है। ठीक है, ये तीनों तो ठीक लग रहे हैं। ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही नहीं लग रहा है ना, दूरदर्शी से तारे का क्या मतलब है। दूरदर्शी से तारे देख सकते हैं, बट चाकू से काट सकते हैं, लाउड स्पीकर से आवाज़ बढ़ाना, दूरदर्शी से क्या करना, सूक्ष्मदर्शी से आवर्धन हो जाता है। दूरदर्शी से क्या काम होता है, तारे देखना, ऐसे तो नहीं लिखा ना, तो सी ही मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए। लेट्स सी। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होता है, फंक्शन की कितने होता है, F12 तक होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। फंक्शन की वो F1 F2 वो वाले। ठीक है, चलिए। 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 1200 रुपये 1560 रुपये हो जाते हैं। 8% प्रति वर्ष पर समान समय में इतने रुपए हो जाने वाली मूल राशि होगी। तो इसने बोला है भाई 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 1200 रुपये इतने रुपए हो गए। तो देखिए कितने परसेंट का ब्याज मिल गया, 1200 रुपये पे कितना ब्याज मिला है, 12 और 3 15, 360 रुपये का ब्याज मिल गया कितने पे, 1200 रुपये पे। तो इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल आएगा, 2 0 से 2 0 खत्म, 12×3 = 36, 30% ब्याज मुझे मिला। एक साल में 10% मिल रहा था, तो 30% 3 साल में मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो टाइम मुझे पता चल गया, जो टाइम है वो कितना है, 3 साल है। तो इतने ही टाइम में 8% की रेट से इतने रुपए हो जाने वाली मूल राशि, जो राशि इतनी हो जाएगी वो आपको बतानी है। तो 8% एक साल में मिलता है, तो 3 साल में 24% मिलेगा, है ना। तो कोई राशि 100 से 124 हो जाएगी, तो 124% की वैल्यू दे रखी है, 100% की निकालनी है, तो 22-32 रुपये हो चुकी है राशि, यानी कि 124% की वैल्यू है ये। और 100% की वैल्यू निकालनी है आपको, तो निकाल दो। 4×3 = 12, 4×1 = 4, 4×5 = 20, 4×5 = 20, 4×8 = 32। तो 31 से 1 कट रहा है क्या,
8 बार में कटेगा, 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो 18 बार में कटेगा, 18 एकम 18, 18 तिया 54 और एक 55, तो ये 18 बार में इससे कट जाएगा। ठीक है, 18 × 100, 1800, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। के पी जो एम का पति है कि बहन है, तो पी जो एम का पति है, तो पी है जो पति है किसका, एम का पति है, की बहन है, तो के जो है पी की बहन है। ठीक है, के पी जो एम के का पति है की बहन है, तो के पी की बहन है, तो पी की बहन हो गई भाई के। ठीक है, जी एम की ननंद है, तो एम की ननंद मतलब इसके पति की बहन, तो इसके पति की बहन जी हो गई। ठीक है, ए एम का पुत्र है, तो एम का पुत्र कौन है, ए है। ठीक है, आर एम का ससुर है, एम का ससुर यानी कि इनके पिताजी हैं कौन, आर। एस के की माता है, तो के की माता, के की माता यानी कि इनकी पत्नी होगी एस। ठीक है, जी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ए से जी किस प्रकार संबंधित है, तो ए के पापा की बहन यानी कि मेरी कौन लगेंगी, बुआ। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो रूपांतरित चट्टान आपको पता है जो तापमान और दाब के कारण जिसके गुण में चेंज आ जाता है, जैसे संगमरमर बिल्कुल है, बलुआ पत्थर नहीं है, क्वार्ट्जाइट भी है और स्लेट भी है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन बलुआ पत्थर जो है वो अ, रूपांतरित चट्टान नहीं है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना, इग्नियस, आग्नेय, रूपांतरित, अवसादी, ये सब जो शैलें हैं ये पढ़ी होंगी। एक शहर की जनसंख्या 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण जो आधा प्रतिशत है वो वर्ष घट भी जाती है, आधा प्रतिशत वार्षिक तक घट भी जाती है, तो 3 वर्षों में वृद्धि की प्रतिशत क्या होगी ये बतानी है। एक शहर की जनसंख्या 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण आधा प्रतिशत घट भी जाती है। देखो 4% बढ़ी लेकिन आधा परसेंट कम हो गई, तो ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है भाई, 3.5% की वृद्धि हो रही है। सिंपल सी बात है। ठीक है, 3 वर्षों में वृद्धि कितनी होगी, तो एक साल में 3 3.5% वृद्धि हो रही है। तो अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ 100 थी, तो 100 से अगले साल बढ़ के कितनी होगी, 3.5% बढ़ी, तो वो 103.5 हो गई, है ना। अगले साल अगेन, अगले साल कितनी, 103.5 हो जाएगी, अगेन 103.5 हो जाएगी। तो ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी लंबी मल्टीप्लाई से बचने का कोई तरीका है क्या। हम्म। अच्छा, एक साल में 3.5% बढ़ रही है और मुझे 3.5% हर साल बढ़ती है, तो मेरे को ये एक तरीके से सी आई निकालना है इसका, है ना। पहले 3.5% बढ़ेगी, फिर जो हो जाएगा उसका भी 3.5%, फिर जो हो जाएगा इसका भी 3.5%, ऐसे करना है मेरे को। और मेरे को आंसर दिखता हुआ नजर आ रहा है 10.8। क्यों, क्योंकि देखो पहले साल तो 3.5% बढ़ेगी, दूसरे साल भी अगर मैं मानूँ 3.5 और 3.5 बढ़ेगी, तो कुल मिला के वो 3 3 9 10, 10.5% तो बढ़ेगी बढ़ेगी, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी बढ़ेगी, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ऐसी तो होता है। आपको 3.5% का सी आई निकालना है एक तरीके से। पहले 3.5% बढ़ गई, अब जो वैल्यू हो गई उसकी भी 3.5%, फिर जो वैल्यू होगी उसकी भी 3.5%। इट मीन्स कि मुझे सी आई का एक तरीके से कैलकुलेशन करना है। तो मुझे इतना पता है कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की तरह इसको देखूँ तो 10.5% तो बढ़ेगी बढ़ेगी, प्लस इससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ पे भी 3.5 का 3.5% भी बढ़ेगी, फिर उसका 3.5% भी बढ़ेगी, तो 10.5 से कुछ ज़्यादा बढ़ेगी और 10.5 से कुछ ज़्यादा, एक ही ऑप्शन दे रखा है। अगर आप इस बात को समझ पाए ना तो आप बहुत सारी कैलकुलेशन से बच चुके हो। ठीक है ना। चलिए, अगेन मैं दोबारा से बता देता हूँ भाई इस बात को कि 10.5% की जो 3.5% जो है वो एक साल में बढ़ता है। ठीक है, और आपको ये क्या है, सी आई की तरह देखना है इसको कि कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ रहा है। तो 3.5% बढ़ा, फिर अगेन जो हो जाएगी वैल्यू उस पर भी 3.5%, जो हो गया फिर उस पर भी 3.5%। तो एक तरीके से मैं देख रहा हूँ कि हर साल 3.5% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर उससे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये कहता है, अगर आप सी आई की तरह देखेंगे, जैसे मैंने कहा 10% रेट है, तो 10% तीनों साल बढ़ा, 30% हो गया। बट यहाँ पे 10 का भी 10% अगली साल बढ़ेगा सी आई में, है ना। एस आई में तो ये 30% बढ़ेगा, बट सी आई में क्या है, इनका भी कुछ कुछ परसेंट बढ़ेगा, तो वो 30% से थोड़ा सा ज़्यादा आता है सी आई। ठीक है, एस आई से थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो इस तरीके से अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कैलकुलेशन कर लेना अगर नहीं समझ पाए बात को। डार्क को ऐसे लिखा गया है, रीड को ऐसे लिखा गया है, तो के को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि के कहाँ पे, यहाँ पे है, के यहाँ पे नहीं है, तो ऐसा कोई इनमें से कौन सा ऐसा है जो यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है। देखो डी ए आर यहाँ पे भी है, डी ए आर यहाँ पे भी है, के नहीं है बस। तो देखो क्या है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे है, 8 यहाँ नहीं है, 7 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। इट मीन्स कि ये जो 8 है, ये इसमें जो एक्स्ट्रा है ई का मतलब है, और के का मतलब एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे, 3 7 5, 3 7 5 9, तो 9 जो है वो के का है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। सत्यमेव जयते पहली बार डैश द्वारा सुनाया गया था, सत्यमेव जयते पहली बार, ये आया हुआ क्वेश्चन पहले से है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते आई थिंक मदन मोहन मालवीय मालवीय द्वारा सुनाया गया था पहले, ये पहले पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और सत्यमेव जयते किससे लिया गया, कौन सा उपनिषद से लिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए, मुंडक उपनिषद। ठीक है, चलिए तीसरा अनुपाती खोजें, तो आपको पता है कि ये ए है, ये बी है और सी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी होता है, तो बी स्क्वायर कितना हो गया, 60 × 60 बराबर ए इंटू सी। तो ए नीचे आ गया इसके 24, तो 6 × 4 = 24, 6 × 6, तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 4, 4 × 5 = 20, तो सी बराबर हो गया 150, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन मार्क पे क्या है ये बताना है आपको। तो डी से डब्ल्यू का क्या कनेक्शन होता है, डी से डब्ल्यू अपोजिट होता है, जी से टी अपोजिट होता है और पी से के अपोजिट होता है, तो सबका अपोजिट दे रखा है, तो एम का अपोजिट एन होगा, ये ऑप्शन खत्म। ओ का अपोजिट क्या होता है, 15 और 12 27। देखो अपोजिट देखने की आपको मैं ट्रिक बता चुका हूँ पहले भी, जिसका भी अपोजिट देखना है उसमें वो जोड़ो कि 27 बन जाए। जैसे मैं कह रहा हूँ 15 होता है ओ, तो ओ में मैं क्या जोड़ूँ कि 27 बन जाए, तो 15 में मैं 12 जोड़ूंगा तब 27 बनेगा ना, तो 12 इसके अपोजिट होगा, तो 15 के अपोजिट 12 होगा, यानी कि एल होगा, तो ये ऑप्शन खत्म। एस कितना होता है, 19 होता है, 19 में क्या जोड़ूं कि 27 बन जाए, तो 8 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि एच, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये बहुत फेमस बुक, सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है, वाई आई एम एन एथीस्ट, तो ये लिखी थी भगत सिंह जी ने और काफ़ी फेमस बुक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है, कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है, हालांकि ये पहले भी मॉक में आया हुआ क्वेश्चन है आसान सा, बट आपको पता होना चाहिए कार्बन जो होता है, मतलब जो वस्तुएं हैं, कार्बन का एक मुक्त रूप होता है, एक संयुक्त रूप होता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो संयुक्त रूप नहीं है, तो हीरा जो होता है वो मुक्त रूप होता है कार्बन का, ठीक है। रट्टा मार लेना इस बात का, जैसे मैंने रट्टा मारा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा पर प्रावधान में संशोधन कर सकती है, अगेन ये पहले भी मॉक में आया हुआ है और इजी सा क्वेश्चन है। आधिकारिक भाषा के लिए किसी भी प्रकार का संशोधन साधारण बहुमत से किया जा सकता है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग डैश का प्रतीक है, हरा रंग जो हरियाली का, मिट्टी, समृद्धि, है ना, वीरता, त्याग, सत्य तो नहीं है, सत्य से संबंधित होता है आपका वाइट वाला रंग, सत्य से, शांति से, झंडे का, ठीक है। मिट्टी और समृद्धि से संबंधित होना चाहिए हरा रंग, ठीक है ना। अगेन ये ट्रिग्नोमेट्री के गंदे से सवाल, बट करने तो पड़ेंगे। तो 2 × sin² 30, तो sin 30 होता है 1/2, तो 1/4 हो जाएगा इसका स्क्वायर, इंटू sin 6 10 60, तो 10 60 कितना होता है, 10 60 होता है आपका √3, तो ये कितना बचा, 1 2, तो ये बचा √3/2 माइनस 3 cos² 60, तो cos 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 और इंटू 3, ठीक है, इंटू sec² 30, तो sec 30 कितना होता है 2/√3, तो ये हो गया 4/3, ठीक है, स्क्वायर हो गया। तो 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, अपॉन 4 cot² 45, तो cot 45 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे बना 4, माइनस sec² 60, तो sec 60 कितना होता है भाई, 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस sin² 60, तो sin 60 कितना होता है √3/2,
तो ये 3/4 हो गया, प्लस कॉस 90, तो कॉस 90 कितना होता है आपका 0, तो इसका स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के 4 से माइनस का 4 खत्म, नीचे बचा 3/4। तो इस ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 एकम 2 -2 अपॉन में 2, बटे में कितना बचा 3/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे काट दिए, इस 2 को ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो ये 2 ऊपर आ गया 2 √3 -2 अपॉन में कितना बचा 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है कौन से दो साइन आपको इंटरचेंज करने पड़ेंगे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए। तो प्लस और माइनस को चेंज करेंगे तो भाई यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो 3 × 9 = 27 प्लस 18 माइनस 3 दूनी 6। तो 18 में से 6 गया 12, 8 20 और 1 21, 18 नहीं बन रहा, तो इसको चेंज करते हैं इंटू और प्लस को। तो प्लस की जगह इंटू आ जाएगा, इंटू की जगह प्लस आएगा। 3 × 9 = 27 माइनस 18 इंटू 3 + 2, तो 18 × 3 = 54, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 18 तो नहीं आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर थर्ड को पुट करते हैं, तो प्लस और डिवाइड, तो डिवाइड की जगह प्लस हो गया और प्लस की जगह डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ 3 × 6 = 18, 27 30 माइनस 3 × 6 = 18, 6 दूनी 12, तो 30 में से 12 गया 18, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम हिमालयी उच्च तुंगता वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया था? नो आइडिया। आगे चलते, करंट अफेयर क्वेश्चन है भाई। एक बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आदित्य द्वारा खर्च की गई अधिकतम राशि कितनी है? आदित्य द्वारा विभिन्न बैंकों के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खर्च किए गए धन को दर्शाया गया है। तो सबसे ज़्यादा इस वाले पे खर्च किया गया है, तो ये कौन सा है भाई? ये कौन सा क्रेडिट कार्ड? ये मत देखो ना, राशि तो पूछी है। तो 100 डिग्री सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है। तो 360 डिग्री में से 100 डिग्री की वैल्यू क्या होगी आपको निकालना है। 360 में से 100 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है आपको। और टोटल क्या है 360 के आगे एक 30। तो भाई देखो 360 डिग्री की वैल्यू ये दे रखी है, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1000 होगी ना, 30 लगा रखी है। तो 100 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 100,000। तो एक के बाद 5 0 चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। हम्म। ऐसे कितने अभिनेता हैं जो निर्देशक भी हैं लेकिन नाटक लेखक नहीं हैं? तो अभिनेता निर्देशक हैं लेकिन नाटक लेखक नहीं है, तो इसको हटा दो, बाकी दोनों कहाँ पे हैं 19, ठीक है। जो नहीं बोलता है उसको हटा दो, बाकी के दोनों पूछा है उसने, तो 19 हो गया करेक्ट आंसर। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल में दीनार के नाम से जाना जाता था। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। बहुत बार आ चुका है पीवाईक्यू में। म्यांमार के साथ भारत की सीमा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और डैश के साथ लगती है। म्यांमार के साथ जो भारत की सीमा है वो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और आसाम। आसाम तो बिल्कुल बीच में है, तो आसाम बाकी किसी के साथ शेयर नहीं करेगा बांग्लादेश को छोड़ के। सिक्किम ऊपर है, पश्चिम बंगाल इधर की साइड है, अरुणाचल प्रदेश ही होना चाहिए इस हिसाब से, तो क्योंकि म्यांमार इधर की साइड है ना, ईस्ट में। चलिए क्या बोला इसने, 2015 और 17 में उत्पादित ए प्रकार के वाहनों की कुल संख्या का 2016-17 में उत्पादित बी प्रकार के वाहनों की कुल संख्या से अनुपात निकालना है। तो 15 और 17 में ए प्रकार, तो ए प्रकार कौन सा, ये वाला है। तो 15 और 17, तो एक ये और एक ये कितना हो गया 3 2 5 और एक 600 हो गया रेशियो। 2016-17 में बी प्रकार, तो 16-17 में बी प्रकार कौन सा हो गया, ये वाला। तो 400 50 60 70 80, तो 480। 0 से 0 खत्म, 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, 5:4, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन। 6 छात्र हैं, केंद्र की ओर सम्मुख होकर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। केंद्र की ओर सम्मुख है, वृत्ताकार मेज है, तो 6 छात्रों को बना लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 छात्र हो गए टोटल। सलमान किरण और श्वेता दोनों का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। बाला सलमान के दाएं से दूसरे स्थान पे, तो सलमान के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन है, बाला, ठीक है। राइट साइड से सेकंड प्लेस पे। श्वेता बाला के बाएं से तीसरे स्थान पे, तो बाला के बाएं से यानी कि लेफ्ट से तीसरे स्थान पे, तो 1 2 3, यहाँ पे कौन है, श्वेता। तो ये श्वेता है और ये सलमान है।
अक्षय बाला और निशिता दोनों का पड़ोसी है, तो बाला और निशिता दोनों का पड़ोसी अक्षय है। तो बाला यहाँ पे है तो निशिता यहाँ होनी चाहिए थी, बट यहाँ ऑलरेडी है तो यहाँ पे निशिता होगी, इसके बीच में कौन होगा, अक्षय। ठीक है। निशिता और सलमान का पड़ोसी कौन है, तो निशिता और सलमान का पड़ोसी कौन है, ये श्वेता। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय प्राकलन के तरीकों में से एक नहीं है। बैंकिंग विधि, नेशनल इनकम निकालने के लिए बैंकिंग विधि कुछ नहीं होती। व्यय विधि होती है, उत्पाद विधि होती है, आय विधि होती है, तीनों विधियां होती है, पहली वाली नहीं होती है। ठीक है, नेशनल इनकम निकालने के लिए। छात्रों को दिए जाने वाले औसत अंक क्या है। छात्रों के अंक दे रखे हैं और छात्रों की संख्या दे रखी है। छात्रों को दिए जाने वाले औसत अंक क्या है। ओहो, ये तो कैलकुलेशन हो जाएगी ना काफ़ी। अंक 15 मिले हैं 5 छात्रों को, तो टोटल अंक कितने मिले हैं भाई, इनको 75 अंक मिले हैं, है ना। तो पहले टोटल मार्क्स निकालने पड़ेंगे, कितने मिले अपॉन में कितने छात्र हैं, तब एवरेज आएगा। ठीक है, तो 15 अंक 5 छात्रों को मिले तो 75 मिल गए यहाँ पे। 8 दूनी 16, 160 यहाँ पे मिल गए। 11, 121 दूनी 242 यहाँ पे मिल गए। ठीक है। 24 दूनी 48, 480 यहाँ पे मिल गए। ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 तिया 75, 25 दूनी 50 और 7 57, इतने यहाँ पे मिल गए। ठीक है। 18 तिया 54, 540। ठीक है। 13 तिया 39, 13 तिया 39, 40 और 2 42, और 38 दूनी 76। देखें कितने मिल गए टोटल, 5 2 7, 5 12, 20 और 1 21 और 6 27, 2 9 और 6 15, 15 और 4 19, 20 7 27, 28 29 30 4 34 30 4 38, 40 और 7 47, 11 और 10 21 और 4 25, 2577 इनके टोटल मार्क्स हो गए। छात्रों की संख्या गिन ले तो 8 5 13 14 3 17 और 8 25 28 और 2 30, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 100 छात्र हैं, इतने टोटल मार्क्स हैं। तो 25.77 ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इतना भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं था। चलिए, तो 3 और 5 8, +5 8, और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 11 35, तो 5 7 9 11, अब 13 इसमें प्लस हो जाएगा, तो 13 प्लस करेंगे कितना आएगा, 4 और 8 48 आएगा, एक ही ऑप्शन में 48 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 लाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रा और भागा की दो धाराएं निम्नलिखित में से किस नदी का निर्माण करती हैं। चंद्रा और भागा दो इंपॉर्टेंट है, ये दोनों धारा मिलकर चेनाब नदी का निर्माण करती है। पहले ही पूछा चुका है कि चंद्रा और भागा किससे संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना है। ठीक है, चंद्रा और भागा दोनों धाराएं मिलकर चेनाब नदी का निर्माण करती हैं। यदि निकाय इसका एक अद्वितीय हल है तो पी कहाँ है? ये है पी की वैल्यू पूछिए। अद्वितीय हल में क्या होता है, जहाँ केवल एक हल होता है, तो अपॉन A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 अपॉन B2। ठीक है, तो x का मल्टीपल होता है A1, तो A1 कितना है 18, अपॉन में P। हम्म P आएगा ना। हम्म P आना चाहिए आई थिंक। ये मैंने सही लिखा है ना, A1 अपॉन A2 या A1 अपॉन B1 होता है। लेट्स सी, आगे देखें। तो B1 कितना है 6, अपॉन में 1, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो P इधर आ जाएगा, ये 6 इधर आ जाएगा, तो 6 तिया 18, तो बीच में क्या क्रॉस का साइन है, तो P बराबर 3 नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सही लिखा है। ठीक है, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 अपॉन B2, ये ये अद्वितीय हल की कंडीशन होती है। ठीक है, A1 होता है आपके x का मल्टीपल, और दूसरी वाली में A2 होता है x का मल्टीपल। ठीक है, दो इक्वेशन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आगे बताना है आपको। तो 120, 11 और 1 12, 12 धाम 120, तो 7 और 2 9, 9 पंजे 45, तो 5 से मल्टीप्लाई इसमें, 10 से मल्टीप्लाई इसमें। तो 11 में से 1 गया 10, 5 7 में से 2 गया 5। तो यानी कि इनको जोड़ के इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया गया, तो 5 और 3 8, और डिफरेंस कितना है 2, तो 8 दूनी 16। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इनको जोड़ के इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया है। आसान सा क्वेश्चन। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया। नो आइडिया, करंट अफेयर का क्वेश्चन। चलिए, तो भाई इसमें क्या कर सकते हो आप। इसको 6 की पावर में चेंज करो, ये 6 की पावर 2 है, डिवाइडेड बाय ये 6 की पावर 2 लिख सकते हो आप। इसके ऊपर भी पावर 2 दी हुई है, तो 6 की पावर 4 हो गई। ठीक है, और डिवाइड में क्या होता है, 6 की पावर मतलब A की पावर m डिवाइडेड बाय A की पावर n होता है, तो ये बराबर होता है A की पावर m-n। तो 2 में से 4 गया, कितना बचा, 6 की पावर -2 बची। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू में 6 की पावर -2 बराबर 49। अब अगर मैं 6 की पावर -2 को लिखूं तो 1/6 की पावर 2 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इंटू, जब पावर माइनस में होती है तो आप फ्रैक्शन को उल्टा कर दो, तो 6 को 1/6 लिख दो, इसकी पावर 2 कर दो, तो 6×6 = 36। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बराबर कितना हो गया 49। अभी 36 इधर चला जाएगा इंटू में, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, तो एक्स की वैल्यू और रूट लगाना पड़ेगा इसके अंदर, ये 7 बन जाएगा बाहर आके, ये 6 बन जाएगा, 7×6 = 42। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। एंड को क्या लिखा जाएगा, एंड देखो पहले कहाँ पे है, एंड यहाँ पे है, और कहीं है क्या, नहीं। इट मीन्स कि जो इसके अंदर कोड है ना, ये कोड है इसका। तो यानी इसके अंदर एक ऐसा कोड है जो इसी में है केवल, बाकी किसी में नहीं। देखो 5 यहाँ पे है, 5 और कहीं है क्या, नहीं, तो 5 है इसका कोड। 7 देखो यहाँ पे है, 7 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है, तो 5 कहीं और नहीं है, तो इट मीन्स कि इसमें केवल एंड है, और एंड कहीं और नहीं है, इट मीन्स कि 5 एंड का कोड होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए। 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा, ये हमारे परमाणु ऊर्जा जो परमाणु कार्यक्रम है इसके जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने ही परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना भी की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसका, इनका परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। क्या बोला इसने, एक वस्तु को जमीन से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई ऊंचाई से छोड़ा जाता है, जिस समय यह जमीन को छुएगी उस समय इससे डैश ऊर्जा हो- होगी, इसमें डैश ऊर्जा होगी। जमीन के ऊपर एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा है, तो जब जमीन को छुएगी इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, जब वो आ रही है ऊपर से तो इसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी ना, आई थिंक, जब वो ऊपर से गति करती हुई आ रही है नीचे, तो ऊष्मा ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा तो नहीं होगी, स्थितिज ऊर्जा भी नहीं होगी, क्योंकि स्थितिज क्या होती है, जो एक जगह पे बैठी रहे। तो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, और ऊपर से ऑप्शन सी भी है, तो सी के साथ जाएंगे। ठीक है, एक बगीचे में कलर चेंज करो भाई। एक बगीचे के रोलर का व्यास इतना है, और यह 2 मीटर लंबा है। 5 चक्रों में रोलर द्वारा कवर किया गया क्षेत्रफल। बगीचे के रोलर का भी व्यास दे रखा। रोलर आपको पता नहीं, ये होता है रोलर, इस तरह का होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है रोलर, है ना। तो ये बोल रहा 5 चक्कर में रोलर कितना कवर करेगा क्षेत्रफल, तो एक चक्कर में वो ये वाला जो इसका एरिया ना, ये वाला जिसको हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया, CS से, तो एक चक्कर में वो अपने CS के बराबर चलेगा, है ना। इन साइड्स का तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इससे तो वो एरिया कवर ही नहीं कर रहा ना। रोलर जब चलता है तो वो CS से कवर करता है अपना एक चक्कर में, तो एक चक्कर में वो कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, तो सिलेंडर का CS यानी कि 2πRH। तो 2 × पाई कितना है, 22/7। आर कितनी है आपकी, व्यास है 1.4, तो आधी हो जाएगी आर, रेडियस आधी हो गई, और ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, 2πRH कितना है, 2 मीटर लंबा है ये, तो ये इसकी H होती है। ठीक है, तो 2 मीटर में दे रखा है ना सब कुछ, मीटर मीटर। ठीक है, तो भाई 2 से ये 2 खत्म, ये देखो एक का आ गया, है ना। मुझे 5 चक्कर के निकालना है, तो एक चक्कर का इतना एरिया आ गया, इंटू 5 करेंगे 5 का आ जाएगा, तो 5 × 5, 5 दूनी 10, ये 2 से ये 2 खत्म, ये 7 से ये 2 खत्म, तो 22 दूनी 44, तो ऑप्शन है 4.4 है। ठीक है, ये 44 हो जाएगा।
करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा बताना है। तो अगेन सबसे पहले फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक, फिर फर्स्ट से लास्ट का लिंक। तो बी से सी डी प्लस टू, आर एस टी ओ पी क्यू डब्ल्यू एक्स वाई एस टी यू ई एफ जी आर एस टी, सब में प्लस टू हो रहा है तो इसमें प्लस टू करेंगे। पी क्यू आर, तो आर सभी में है। उसके बाद आर एस टी सभी में है, के भी सभी में है। तो चौथे में देखें क्या हो जाएगा, एन ओ पी, तो पी इसमें नहीं है। उसके बाद टी यू वी, तो वी हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ई एफ जी, तो जी इसमें है और इसमें नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपने मोबाइल फ़ोन के रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं तब रिंगटोन की आवृत्ति बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं, इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ द रिंगटोन ऑफ योर मोबाइल फोन्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिंगटोन। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगर हम लाउडनेस बढ़ाएंगे रिंगटोन की तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़नी चाहिए ना, आई थिंक। पता नहीं है मेरे को, लेकिन बढ़नी तो चाहिए, नॉर्मल सी बात है। अब साइंस आपको पता है मेरी कितनी अच्छी है, तो इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ इसमें। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान डैश के एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। क्या क्या है यार ये सब, साइंस को स्किप करें, स्किप करेंगे डायरेक्ट। इसमें क्या पूछा गया अभी, पी क्यू और ए सी समांतर है भाई, ये पैरेलल है ए सी के, ठीक है। क्यू बी सी, तो क्यू बी सी कितना है, 70 डिग्री है, ठीक है। तो पी बी क्यू, तो पी बी क्यू ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो भाई अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, क्यों, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपको पता है ना। तो ये 70 है, और वैसे भी पहली बात तो ये, नहीं नहीं, हाँ, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ही ये वाला जो है एंगल जो स्पर्श रेखा पे बनता है वो यहाँ से जीवा पे बने हुए एंगल के बराबर होता है, तो ये भी 70 हो गया। अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो गया, क्यों, क्योंकि ये समांतर हैं दोनों, तो समांतर में ये जो ऐसे वाले एरिया होते, ये वाले जो एंगल्स होते हैं बराबर होते हैं। तो ये 70, ये भी 70, तो 70 70, ये एक पूरी रेखा पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 70, ये 70, 140 ही हो गया। बचा कितना, 180 में से 140 गया, 40 बचा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है, बल्लेबाज तेज है, ठीक है। सभी तेज व्यक्ति बल्लेबाज है, तो बल्लेबाज तेज है, लेकिन तेज बल्लेबाज है ये तो नहीं कहा इन्होंने, तो ये तो गलत होना चाहिए। धोनी तेज है, धोनी एक बल्लेबाज है और बल्लेबाज तेज है, तो ये तो सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर वन, केवल सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है जी। किस कंपनी ने सहकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को अपने ऑनलाइन बाजार में शामिल करने के लिए सहकारिता मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नो आइडिया। एक्स स्क्वायर प्लस वन, 1/x स्क्वायर ये दे रखा है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स निकालना है। देखो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर अगर के होता है तो इसका अपोजिट यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाता है के स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। तो यानी कि ये के स्क्वायर प्लस टू की वैल्यू है, तो किसके स्क्वायर में प्लस टू किया गया है, 64 प्लस टू दिख रहा है ना आपको, तो यानी कि 8 के स्क्वायर में प्लस टू किया गया है, तो इसकी वैल्यू 8 होगी। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। तो भाई ऑड वन आउट छांटना है, इसमें से कौन से डायग्राम ऑड वन आउट है, तो सबसे पहले तो इसको काउंट ही करना पड़ेगा आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 है, बाकी सब में 10 10 है। तो लास्ट वाला जो है ये ऑड वन आउट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व दिए गए हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट भी है, और 10,000 बार पूछा जा चुका है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो इसमें जोड़ देंगे इसको, कितना हो जाएगा ये, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 दूनी 46, ठीक है। ऑफ का मतलब इंटू होता है, तो 46 और ये कितना हो गया, 7 6 13, 12 और 1 13, 133 हो गया। अपॉन में ये कितना आ जाएगा,
ऑफ को सॉल्व करेंगे, 90 आ गया, माइनस 15 बचेगा इसमें से, 19 में से 4 गया तो 15 छिक्का 90, तो यहाँ 6 बचा, तो 3 दूनी 6, ये 6 जो है ये 3 दूनी 6 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 25 में से 4 गया, 21 बचा। ठीक है, कट रह गए, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 नीम 63, तो 19/3, यानी 3 6 18, 1/3, 6 सही 1/3, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजीनियर शिक्षित व्यक्ति और पुरुष, कौन सा वेन डायग्राम बनना चाहिए? तो जो शिक्षित व्यक्ति होंगे इन्हीं में से कुछ इंजीनियर होंगे। इंजीनियर अनपढ़ व्यक्ति तो नहीं हो सकता ना, अशिक्षित व्यक्ति तो इंजीनियर नहीं हो सकता। तो ये जो शिक्षित व्यक्ति हैं इनके अंदर जो है ना ये इंजीनियर सॉरी, खांसी हुआ, खांसी उठ गई थी। इंजीनियर, शिक्षित व्यक्ति के अंदर इंजीनियर आएंगे, और पुरुष, तो पुरुष इन दोनों में भी हो सकते हैं, है ना, इंजीनियर पुरुष भी हो सकते हैं और शिक्षित व्यक्ति भी पुरुष हो सकते हैं, तो ये पुरुष हो जाएगा। तो ये वाला डायग्राम बनना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत की। दांडी गुजरात के किस जिले में है? अगेन पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नवसारी जिले में है दांडी, ठीक है, मॉक में पहले भी आ चुका है और एग्जाम में भी शायद आ चुका है, ठीक है ना। चलिए, 160 मीटर 240 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें ए और बी विपरीत दिशा में चलते हुए 4 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। ट्रेन ए की चाल इतनी है, तो लंबाई 60 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए बी द्वारा लिया गया समय। देखो दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही है, एक ऐसे चल रही है तो एक ऐसे चल रही है, एक दूसरे को पार करेंगे जब, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे दोनों की लेंथ के बराबर। तो एक 160 है, एक 240 है, तो 300 400 मीटर की लंबाई को तय करेंगे, है ना। जब विपरीत दिशाओं में ट्रेन चलती है तो एक दूसरे को क्रॉस करने में वो कितना समय लेती है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अपने दोनों की लंबाई के बराबर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बराबर टाइम होता है, टाइम दे रखा 4 सेकंड। स्पीड कितनी हो जाएगी, जब विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो जोड़ दी जाती है स्पीड। ए की 60 है तो बी की मान ली प्लस बी, तो ये 4 नीचे आ जाएगा, 60 + बी इधर चला जाएगा, तो 60 + बी इधर चला गया, ये 4 जो है यहाँ पे आ गया नीचे, तो 100 बचा, तो बराबर ये 100 आ गया। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई, 60 + 40 100 होता है, तो बी की स्पीड आ गई 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब बी को 60 मीटर के एक प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो वो अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर दूरी तय करती है। तो बी की जो लंबाई है वो कितनी है, 240, और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 60, तो टोटल 300 मीटर डिस्टेंस चलेगी, और स्पीड क्या है 40, तो कितना टाइम लगेगा, 0 से 0 खत्म, 4 7 28, 4 5 20, 7.5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने? प्लस माइनस को आपस में बदल दिया जाता है, इनटू डिवाइड को आपस में बदल दिया जाता है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है बताना है। ठीक है, तो प्लस माइनस को और इनटू डिवाइड को, तो 13 इंटू 182 डिवाइडेड बाय 14, माइनस की जगह प्लस 45, और प्लस की जगह माइनस। ठीक है, तो इससे पहले डिवाइड करो, 14 एकम 14, 14 × 42, 169, प्लस इसमें से 24 गया, कितना बचा 21, तो ये कितना हो गया 70 80 90, तो 190, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है? तो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। ठीक है, ये पहले भी पूछा जा चुका है और आसान सा क्वेश्चन, इतना तो आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 3 इंटू, आपको पता होना आपको पता होना चाहिए, यही बोलता हूँ बार बार। आपको पता है कि जब इंटू में दिया होता है बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब इसको -5 है तो 1/2 की पावर 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर -5 है, तो इस पावर्स को ऐड कर दो आप। इंटू ये a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर होता है a की पावर m + n, ये तो होता है। तो आप 2 की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 में मैं प्लस करूँगा 5 को, प्लस होता है ना, हाँ हाँ, तो 3 में जब मैं प्लस करूँगा 5 को तो 3 + -5 हो जाएगा, है ना।
तो ये कितना हो जाएगा, 3, 5 में से 3 गया 2, तो 2 की पावर -2 बचेगी। अब इंटू आगे क्या है, 2 की पावर -1, तो अगेन इनको प्लस करूंगा तो 2 की पावर -2 प्लस -1, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 की पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, इंटू 8 की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 के ऊपर 1/3 है तो 3 से 3 कट गया, तो इंटू 2 की पावर कितनी बची, 1 बची। ठीक है, तो इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 की पावर -2 बचेगी। ठीक है, इंटू √16 यानी कि 4, 4 की पावर 3, तो 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और इसकी पावर 3 दे रखी है तो 2 की पावर 6 दे रखी है, इंटू 2 की पावर 6, तो 2 में +6 करेंगे तो कितना बन जाएगा, प्लस का 4 बचेगा, तो 2 की पावर 4, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए, इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, अगेन फर्स्ट से फर्स्ट का लॉजिक देखना है पहले और फिर फर्स्ट से लास्ट का लॉजिक। ठीक है, तो ए से सी, एक सेकेंड, ACC ये उल्टा दिख रहा है यहाँ पे आपको, और ENT ये आपको उल्टा दिख रहा है, यानी कि 3 3 के पेयर में उल्टा कर दिया इसने, तो NEV हो जाएगा ये पहले, है ना, और फिर ये ROD हो जाएगा। 3 3 के पेयर में उल्टा कर दिया, आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो NEV ROD, तो NEV ROD, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लीजिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। मिश्रित खेती की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित इनमें से कौन सी है, तो मिश्रित खेती कौन सी होती है, जहाँ पे आप दोनों तरह की फसलें फसलें प्लस पशुपालन दोनों चीज़ें करते हैं, एक साथ पशुओं का पालन और फसलों की खेती, इसको हम कहते हैं मिक्स एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, दिख भी रहा है इंग्लिश में, अब दिख गया होगा। एक सूर्य का उन्नयन कोण 45 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो एक खंबे की छाया की लंबाई 60 मीटर बढ़ जाती है, स्तंभ की ऊंचाई। सेम क्वेश्चन यार, अभी रिसेंट मॉक में भी आया था। एंगल जो है भाई वो 45 डिग्री था, वो घट के कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, कब, जब खंबे की जो छाया है वो 60 मीटर बढ़ गई, तो ये जो छाया है ना ये बढ़ गई कितना, 60 मीटर। ठीक है, तो स्तंभ की ऊंचाई यानी कि ये बतानी है हमने, मानी एक्स, अगर एंगल 45 डिग्री है तो दोनों भुजाएं बराबर होती है 45 डिग्री होने पर, तो ये भी एक्स हो जाएगी। ठीक है ना, एंगल 45 जब होता है तो दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये 90 डिग्री है, ये भी 45 हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब आपको बताना है इसकी ऊंचाई, तो ये क्या है, ये लंब है, ये आधार है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन, ये थीटा कितना है, 30 डिग्री है, इसके हिसाब से देखूंगा अब मैं इसको, तो परपेंडिकुलर कितना है, एक्स अपॉन में बेस कितना है, 60 + एक्स, बराबर कितना हो जाएगा, 10 30 कितना होता है, 1/√3, तो ये इधर चला जाएगा, ये √3x हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये 60 + x हो जाएगा, ये x इधर आ जाएगा माइनस में, तो √3x - x बराबर 60, तो x अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ इधर, तो अंदर क्या बचेगा, √3 - 1 बराबर 60, तो x बराबर हो जाएगा 60/√3 - 1। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका हर का परिमयकरण करना पड़ेगा, +1 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a + b a - b, तो a² - b² हो जाएगा, ये a + b a - b दे रखा है ना नीचे, तो a² कितना हो जाएगा, 3, -b² कितना हो जाएगा, 1, तो ये 3 में से 1 गया, 2 बचा, तो 2 से 30 इसको काट देंगे 30 बार में, तो 30 √3 + 1, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक m + n - o ये सब क्या है, n का q से संबंध बताना है, तो m + n का मतलब क्या है, a b का पिता है, तो m जो है, एक सेकेंड सॉरी, m जो है ये पिता है n का, ठीक है ना, ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है, n - o का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी की माता है, तो ए माता है किसकी, बी की। ठीक है, o × q का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी की बहन है, तो ये बहन है किसकी, क्यू की, और क्यू पुरुष है, तो क्यू एक पुरुष है, तो एन का क्यू से क्या संबंध है, तो एन का क्यू से क्या संबंध है, तो एन क्यू की क्या लगेगी भाई, माता लगेगी ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल के डैश भाग में वायुमंडल के कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा है, वायुमंडल के डैश भाग में, तो भाई अधिकतम हिस्सा जो है वो वायुमंडल में कौन से उसका है, क्षोभ मंडल का।
ठीक है ना। सबसे नीचे जो भाग है, सबसे निचला जो भाग है जहाँ पे हम रहते हैं, क्षोभ मंडल, वो सबसे ज़्यादा कवर करता है। ठीक है, क्षोभ के ऊपर क्या होता है, समताप, फिर ऊपर क्षोभ समताप, मध्य क्षोभ समताप, मध्य आयन और बहिर, ऐसे करके 5 वो जो लेयर्स हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी डैश पर एक पुस्तक है। तो अष्टाध्यायी क्या है भाई, एक व्याकरण की पुस्तक है। ये बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। 40 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुभुज के विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, पहले भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अब दोबारा से बता रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, n-3 अपॉन में 2, ये होती है विकर्णों की संख्या। याद रखना है आपको, ठीक है। n क्या होती है, भुजाओं की संख्या, कि बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, तो 40 हैं। तो ये 40 इंटू 40 - 3 37 अपॉन में 2। तो ये 2 से कटेगा 2 बार में, 2 दूनी 4, 37 दूनी कितना हो जाएगा 74, और 740। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो कथन दिए गए हैं भाई, ए रूप, दूसरा कारण है आर। नदियों का विशालकाय बांध उनके बाद के मैदानी क्षेत्र की उर्वरक क्षमता क्षीण कर देते हैं। नदियों पर विशालकाय बांध जो होते हैं वो उनके बाद के मैदानी क्षेत्र की उर्वरक क्षमता क्षीण कर देते हैं। बांध नदी के बाढ़ क्षेत्र में भूमि क्षेत्रों पर गाद के जमाव को कम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्यों, जब जब हम बांध बना लेते हैं तो वहाँ पे गाद जो होता है उसका जो बहा के लाते हैं ना, जो उर्वरक क्षमता बढ़ाता है भूमि की, वो बांध जो है वो उसको रोक लेते हैं, जो प्रवाह है उसको धीमा कर देते हैं। तो इस वजह से जो है उर्वरकता आधे, जो आगे जो मैदान होता है ना, उसमें उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। यही इन्होंने कहा कि जो बांध है वो बाढ़ के जो बाढ़ के आगे के मैदान है उनमें जो उर्वरक क्षमता है वो कम कर देता है, क्षीण कर देता है। तो इसका कारण क्या है कि वो जो बांध है वो जमाव को कम कर देता है। तो ये सही बात है, दोनों ही सही है, और कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रथम त्रिसेवा योजना सम्मेलन को क्या कहा जाता है। त्रिसेवा योजना सम्मेलन, नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। ये सब हैं भाई, इसका माध्य है 15, आंकड़ों की माध्य का ज्ञात करिए। तो इसका माध्य 15 है, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, है ना। तो सबको जोड़ देते हैं, 8 6 14, 16 4 20 4 24, 24 6 30 2 32, 32 8 40 45, और 5 50, 5 और 1 6 7 8 9 10 11 12 13, 130। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 130 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। एक्स को भी जोड़ना पड़ेगा आपको। और ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10 है। तो अपॉन में 10, ये हो जाएगा इसका माध्य, है ना। सभी का योग अपॉन में कुल संख्या बराबर माध्य होता है। तो ये इधर चला जाएगा, इंटू हो जाएगी 10 से। एक्स बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये एक्स जो है वो 20 आ गया। ठीक है। माध्यिका कैसे निकालते हैं, सभी को अरेंज करना पड़ता है आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद बीच वाली संख्या जो होती है वो माध्यिका होती है। अब ये 10 संख्याएं हैं, तो इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 4 इधर जाएंगे, 4 इधर जाएंगे, 4 इधर 4 इधर, बीच में 5वीं और छठी बचेगी। तो इनका जो एवरेज होगा वही होगी माध्यिका। ठीक है। तो आप इसको अरेंज करना शुरू करें। इसको हटा देते हैं पहले ये सब। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 6। 6 के बाद क्या आएगी, 8। 8 के बाद 12, दो जगह पे 12 दिख रहा है आपको, 12। 12 के बाद 13। 13 के बाद 14 नहीं है, 15। और हमें पांचवी छठी संख्या चाहिए, तो 1 2 3 4, पांचवी छठी संख्या आ गई, इनके बीच में क्या आएगा, 14। तो 14 हो जाएगी हमारी माध्यिका। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए। 48 बीच में छोटी संख्या है, आगे बीच में बड़ी संख्या है, तो इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन दो बड़ी संख्याओं से ही छोटी संख्या बनेगी। तो ये छोटी संख्या है, तो एक बार इसको माइनस करके देख लेते हैं। 184 माइनस 136, तो 14 में से 6 गया 8, 7 में से 3 गया 4। बिल्कुल सही, बेहतरीन, डायरेक्ट आपने कैच कर लिया। तो इन दोनों में से माइनस करने पे ये बच रहा है, तो 226 में से 189 जाएगा, कितना बचेगा, 11 और 26, 30 और 7 37, बिल्कुल सही। तो इनमें माइनस करना है आपको,
और बीच वाला बचना चाहिए। तो इसमें से ये गया, कितना बचेगा? 8 में से गया 7, 3 में से गया 2, 27 बचेगा नहीं। इसमें से गया 8 में से 6 गया 2, 7 में से गया 6, बिल्कुल सही। कुल मिला के ये भी तो कह सकता हूँ इन दोनों को जोड़ के ये आए। तो छोड़ दो, 8 6 7 बिल्कुल सही। तो 116 गया 178 में से, 8 में 6 गया 2, 7 में गया 6, बिल्कुल सही। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस बीच में दे रखा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आज बिल्कुल पानी नहीं पिया। लेके आना पड़ेगा पानी, 1 सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए, आ चुके हैं वापस। ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे इसके। अब कुछ क्वेश्चंस जो हमने स्किप, 1 सेकंड, हाँ 100 को इसको सबमिट करना पड़ेगा। तो 91 क्वेश्चंस हम इसके अटेम्प्ट कर चुके हैं, और जो हमने स्किप किए थे एक क्वेश्चन रह गया था, आई थिंक कोई हमने कहा था ना लास्ट में देखेंगे। ये तो करंट अफेयर, हाँ ये वाला क्वेश्चन था। इसमें क्या दिक्कत आ रही थी? हम्म ये 4x+y का स्क्वायर था, ठीक है। माइनस इसमें से हमने किया था 2 × a × b बराबर कितना आ रहा था? ये 48, ठीक है। a² + b² दे रखा है, तो मैं इसका होल स्क्वायर में से माइनस कर दूंगा 2ab। तो ये आ जाएगा मेरे पास a² + b² बचेगा बस। तो 11×8 = 88 बचा। तो 88 इधर जाके प्लस हो गया, 8 8 16, 136, ठीक है। तो 4x+y का होल स्क्वायर कितना बचा? ये आपके पास 136 बचा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ से स्क्वायर को हटाता हूँ तो यहाँ पे रूट लिखना पड़ेगा मेरे को। तो 4x+y बराबर मेरे पास आ जाएगा रूट का 136, ठीक है। इसको तोड़ना चाहते हो आप तोड़ सकते हो, 4×3 = 12, 4×4 = 16 × 4, ठीक है। तो ये 4 बाहर आ जाएगा रूट के, तो 2√34 आपका यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई भाई, a+b की वैल्यू कितनी आ गई? a+b की वैल्यू आ गई 2√34। और तो कुछ यहाँ पे काम करनी है नहीं। तो 2√34, a+b की वैल्यू आ गई 2√34, 2√34 आ गई a+b की वैल्यू, ठीक है। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब निकालना है, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, अगर मैं इसका होल क्यूब देखूं, a+b की होल क्यूब देखूं, तो ये क्या होता है आपका? ए की क्यूब, तो ए की क्यूब इतनी दे रखी है, 4×16 = 64 प्लस बी की क्यूब, ठीक है। हाँ प्लस कितना आ जाएगा? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab। तो 3 × ab कितना है आपका? ए बी दे रखा है 11, और ब्रैकेट में a+b, तो a+b हमारा कितना है? √34, ठीक है। 2√34। अब a+b की क्यूब की है, तो a+b कितना है हमारा? 2√34। तो इसकी क्यूब करनी पड़ेगी, ये बराबर आ जाएगा, ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये जितना भी सारा कुछ है इधर आके माइनस करना पड़ेगा इसको। तो इसकी क्यूब करें तो कितना हो जाएगा? ये 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू 34 की क्यूब करेंगे तो 34 × √34, ये हो गया, ठीक है। बराबर यहाँ पे कितना बचा? 11×3 = 33 इंटू 2√34, तो ये कितना बचेगा? 66 हो जाएगा यहाँ पे। और ये कितना हो जाएगा? 8×4 = 32, 3 8×3 = 24, 25 26 27, तो 272 √34।
लेकिन यहाँ पे इधर आएगा तो माइनस करेंगे 66√34, तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना आई थिंक। 3ab ब्रैकेट में a+b। अरे शिट यार, ए बी यहाँ पे 11 नहीं है, a इंटू बी तो यहाँ पे 4x इंटू वाई हो जाएगा ना। तो a इंटू बी यानी कि 4xy। तो 4xy कितना हो जाएगा, 11×8 = 88। छोटी छोटी सी गलतियाँ हो जाती है ना। तो 88 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो 88 तिया 3×8 = 24, 3×8 = 24 और 2 = 26। अब ये बहुत ज़्यादा नहीं आ गया। 3 इंटू a इंटू b बराबर कितना आ गया, 4 तिया 12, 12 इंटू 11, तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और एक 13। एक गलती कर दी मैंने यहाँ पे कुछ। 88 क्यों लिख दिया, 44 लिखना था ना। 132 आएगा, 132 दूनी 264 आएगा, ये पूरा 264√34 आएगा। आई नो कि से बहुत खोज फोज हो गई है। तो इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 6 और 2 8। तो 8√34 बचेगा। ठीक है। अभी एक मिनट और है, मैं फिर से समझा देता हूँ आपको कि मैंने a+b का स्क्वायर निकाल लिया था, कि a+b को निकाल लिया था मैंने। तो a+b आया था हमारा 2√34। ठीक है। और यहाँ पे a कितना था, 4x, और b कितना था, y। ठीक है। तो a+b निकल गया, तो a+b की क्यूब निकाल लेता हूँ, तो होल क्यूब निकालेंगे a+b की। तो भाई a+b की होल क्यूब करेंगे तो इसका भी होल क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है। बराबर हो जाएगा, इसका होल क्यूब करते हैं तो कितना आता है, a की क्यूब जो कि इतनी है, प्लस b की क्यूब प्लस 3ab। तो देखो 3 इंटू a कितना है, 4x इंटू b कितना है, y। तो ये 4 तिया 12 xy हो जाएगा। तो 12 इंटू xy कितना हो जाएगा, जब 12 इंटू xy करेंगे तो xy 11 दे रखा है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 132 हो जाएगा। और ब्रैकेट में a+b, तो a+b कितना है, 2 रूट, ये 132 आएगा। ठीक है। 2√34। ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो इसकी जो क्यूब करी थी हमने वाई थी 272√34। और यहाँ पे 132 दूनी 264√34 आएगा, है ना। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसी की वैल्यू पूछिए इसकी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब और कोई क्वेश्चन हम देख ही नहीं पाए इसके चक्कर में, बट हमने 92 अटेम्प्ट किए। कुछ तुक्का मारे क्या, एक आधे मार देंगे इसमें सी। चलो इसमें सी मार देते हैं एक आपके लिए, तुक्का। और कुछ है क्या, नहीं। इस वाले क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग गया, ये पेपर पेन होता ना तो उतना टाइम नहीं लगता, पेपर पेन पे। अरे वाह, आज स्कोर हमारा गया 90+, बेहतरीन। आज हमारा स्कोर 90+ गया है, और पेपर का लेवल अच्छा था आज। आज हम ये नहीं कह सकते कि पेपर का लेवल, अरे ये क्या हो गया, अच्छा रिफ्रेश हो गया। अरे भाई। हम्म। तो आज हमारा स्कोर रहा 90+, बहुत बेहतरीन। अच्छा। 2 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। अब वो 2 क्वेश्चन कौन से गलत हुए हैं पता नहीं, बट इतना गलत तो चलता है, आपके 5 से 7 एग्जाम में गलत हो जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना गलत चलता है। और कोशिश करना है कि जो क्वेश्चन नहीं आते पहले को में स्किप करो, स्पेशली जो जिसमें आप बिल्कुल ज़्यादा श्योर हो ही नहीं, बिल्कुल 100% लग रहा है कि ये तो पता ही नहीं है, स्किप करो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ना 1/3 की है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको चलना है ना। और मैथ्स के देखो, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको 100% स्कोर करने की कोशिश करनी है, 60 के 60। ठीक है। उस 40 में से अगर आप 20 भी कर पाते हो, 20-25 भी कर पाते हो, तब भी आप 80+ जाओगे, है ना। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए चलना है। और उसमें से जीके जीएस के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन अगर आप नहीं, मतलब उस तक पहुंच पा रहे हो, बिल्कुल ब्लाइंड है, तो उसमें बचना है थोड़ा सा। एंड में आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा आप गेम खेल सकते हो, या तो ज़्यादा आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, कि अच्छा खासा आपका अटेम्प्ट हो गया, 90+ जा रहा है, तो उसमें आप 2-3 क्वेश्चन पे रिस्क ले सकते हो कि मैं 3 क्वेश्चन कर देता हूँ, सी सी तुक्का मार दिया, या जो भी आपको लगता है। मैं ऐसा करता हूँ पर्सनली, ठीक है, कि 3 सी तुक्के मारता हूँ। इससे अगर एक भी सही हो गया तो मेरे पास प्लस ही आना है। अगर ये गलत हो गए तो एक माइनस हो जाएगा नंबर, इतना तो रिस्क ले ही सकता हूँ ना मैं। और अगर 3 में से 2 सही हो गए तो आपकी चांदी चांदी है फिर तो, है ना, क्योंकि आप देखेंगे तो सी ऑप्शंस होते हैं। बट मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप सी ऑप्शंस लगाइए, मैं एक आपको एक तरीका बता रहा हूँ, है ना, कि आप इस तरह का रिस्क ले सकते हैं जब, तो ले लेना, है ना। बाकी पहले छेड़ना नहीं है बिल्कुल उन क्वेश्चंस को जिसमें आप बिल्कुल भी श्योर नहीं हो। पहले उन क्वेश्चंस को ज़रूर करिए जो आप 100% जो आपको आते हैं, है ना।
तो ये था आज का मॉक टेस्ट। बढ़िया तरीके से लगे रहिए, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट लगाइए, दो दो मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो चलिए फिर, ये था आज का मॉक टेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।